गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज से आपकी क्लास दोबारा से फिर से कंटिन्यू स्टार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय आज आप करोगे, और इससे पहले आपने पढ़ा है कौन सा वाला, अच्छी स्थिति वाला पढ़ा है। ठीक है, जिन्होंने भी पिछली वाली वीडियो क्लास या नहीं देखी है तो एक बार इस वीडियो के नीचे लिंक दी गई है। ठीक है, लिंक ओपन करके इससे पुरानी वीडियो आप देख सकते हो। तो पीछे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपको कराया जाएगा निरक्षीय स्थिति वाला। तो जो अच्छी स्थिति है इससे पहले जो क्लास में कराया था वो आपके एग्जाम में 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो इस पर आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है निरक्षीय स्थिति वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ के चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या उदासीन, दोनों ही नाम इसके होते हैं, स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बना लीजिए चित्र इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने चित्र कंप्लीट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमने बनाया एक त्रिभुज, इस पे हमने ए और बी नाम दिया, दो चार्ज लिए, एक माइनस क्यू वाला एक प्लस क्यू वाला। इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी हमने मानी 2a। तो इसको बीच में जब डिवाइड किया हमने तो a और a हो जाएगी दोनों साइड की। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बिंदु P माना जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। इस बिंदु से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने माना भी r। ठीक है, जिसे आप त्रिज्या के नाम से भी कहते हो। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा है, विद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा है वो आप इससे पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, जो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आप पीछे वाली क्लास में पढ़ भी चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि निरक्षीय स्थिति में, तो ये आपको समझना है कैसे करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, देखो दो चार्ज लिए, हम एक एक करके चार्ज लेते हैं। पहले हमने लिया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कौन से बिंदु पर निकालना होता है, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या निकालना कि प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम आपने जो अच्छी स्थिति में किया था वही आपको निरक्षीय स्थिति में करना है। ठीक है, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप पीछे वाली वीडियो जाके जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, बीपी का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो कि बीपी वेक्टर की दिशा में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले ये जितने भी लोग नए देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने पहली बार वीडियो पे आए हैं, जो पहली बार क्लास में लाइव आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, लाइक भी करें वीडियो को। तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बी से लेके पी की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी। तो देखो जरा यहाँ चित्र में देखो, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो चित्र में जो आपका बनना है वो एक समकोण त्रिभुज बनना है इस टाइप से। देखो जरा, ये पी है, ये ओ है, ये बी है, और ये आपको बीपी निकालना है। ये आपको आर दी गई है, ये आपको ए दी गई है। इस वाले भाग को अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अगर आप कर्ण का स्क्वायर निकालो तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो इस पे क्या लग जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। इसका मतलब जो कर्ण है वो हमारा बीपी ही तो है। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण बीपी है, तो बीपी का मान आ जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ठीक है, या आप बीपी स्क्वायर का मान निकालोगे डायरेक्ट, तो बीपी स्क्वायर का मान अगर आप डायरेक्ट मान निकालते हो, देखो बीपी स्क्वायर का मान अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ये तो रूट में आएगा, केवल बीपी का मान तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखते हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q अपॉन बीपी स्क्वायर लगाया भी, तो आप अगर स्क्वायर लगाओगे, देखो ऐसे करके आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उस पे लगा है रूट, और उस पे भी अगर आप स्क्वायर लगाते हो तो स्क्वायर से आपका रूट तो हट ही जाएगा ये वाला। तो मैं सीधा लिखता हूँ, वहां पे डायरेक्ट आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बचेगा भी डायरेक्ट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब आपको इसे दे देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अब आप देखोगे
प्लस क्यू आपने ले लिया, अब की बार हम लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू ले लिया, पहले प्लस क्यू, अब क्या माइनस क्यू। तो एक को E1 नाम दिया, एक को देंगे E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब माइनस क्यू है भाई A से लेके P, तो हम लिखेंगे यहाँ AP का स्क्वायर। सेम वही कंडीशन, यहाँ पे जो BP का मान आया था वही आपका AP का मान आएगा, तो AP का मान भी अब आपका कितना आएगा, तो AP का मान भी आपका इतना आएगा। आप यहाँ लिख सकते हो कि AP वेक्टर की दिशा में। ठीक है, AP वेक्टर की दिशा में, तो E2 वेक्टर आपका आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इसे आप दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना होता है परिणामी तीव्रता। क्या निकालना होता है आपको, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता आपको वैसे ही निकालनी होती है जैसे अपनी अच्छी स्थिति में क्या है। तो अगर आपने अच्छी स्थिति नहीं देखी ना पीछे की वीडियो, तो वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थी वीडियो। ठीक है, तो आप लिखना होगा अतः परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता आप कैसे निकालोगे, तो इसमें परिणामी तीव्रता आपको अलग निकालनी होती है। कैपिटल ई वेक्टर बराबर में, कैपिटल ई वेक्टर बराबर में E1x प्लस के E2y। यहाँ पे E1x प्लस के E2x, यहाँ पे मतलब ये है कि आपको अक्षों के साथ लेके चलना होता है। तो यहाँ पे अगर E1x का मान रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई E1 cos थीटा प्लस के ये क्या आ जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि आपको ये घटक तो पता ही होगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए क्या क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप याद भी रख सकते हो कि E1x यहाँ पे देख सकते हो, एक्स एक्सिस आप चित्र में बाकायदा देख सकते हो E1x कहाँ है, क्षैतिज घटक है आपका, तो वो cos थीटा आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको देखो वैल्यू रखना है थोड़ा सा। अब यहाँ से आपको समझ के चलना है कि E वेक्टर बराबर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो E1 प्लस के E2 आप लिख सकते हो। ठीक है, कैसे करके, क्योंकि आप दोनों में से cos थीटा क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, या आप सीधा सीधा आप ऐसा भी कर सकते हो कि E1 की वैल्यू बताओ। E1 की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे बगल से आपको क्या लिखना है cos थीटा। क्या लिखना है बगल से cos थीटा। ठीक है, E2 की वैल्यू आपको पता है, तो E2 की वैल्यू कितनी है, प्लस के लगाओ 1/4πε0 और Q अपॉन, तो यहाँ पे E2 का मान भी रख सकते हो। E2 का मान कितना है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, अब रही बात cos थीटा की, तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों मान पहली बात तो सेम है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि E वेक्टर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो दोनों वैल्यू सेम है, तो हमने आगे 2 लिख लिया, और 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू में cos थीटा। अब रही बात cos थीटा की, तो cos थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो जरा आप चित्र में देखो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको पता है कि cos थीटा आपने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा होगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इस चित्र में कोई सा भी त्रिभुज ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, चलो मैं यही ले लेता हूँ। आधार कितना है ए है, कर्ण कितना है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो ये हमारी cos थीटा की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे cos थीटा की जगह पे, तो E वेक्टर बराबर में 2 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू ए बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ चूंकि लगा के भी लिख सकते हो कि चूंकि cos थीटा हमारा जो होगा वो होगा ए अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 आपको दिख रहा है, 2 का गुणा हम अंदर करेंगे तो 2QA। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2A इंटू में Q, बात तो वही है ना। यहाँ पे क्या करोगे 4πε0
और अगर यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1 है, और यहाँ पे देखोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस वाले पे देखोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1/2 है। आपको पता है कि आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1 अगर ऐड करते हो घातों को तो कितनी हो जाएगी, 3/2। तो यहाँ पे जो आपकी पावर बनेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात बनेगी, वो बनेगी 3/2। ठीक है, इतना सभी को आते होगा। अब आपको करना क्या है, E बराबर 2a इंटू क्यू, ये होता है P, ये आ गया 4πε0, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आप यहाँ चौकी करके लिख भी सकते हो कि 2a इंटू में Q बराबर ये होता है P, जिसे आप लोग कहते हो द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हो, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सूत्र बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, और सही से अगर आप लिखोगे तो कितना बन जाएगा, अगर आप देखें कि E वेक्टर बराबर 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ P अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको क्या करना है कि R की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है काय से, A से, ठीक है। पीछे अगर आपने देखो, अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप पीछे वाला क्वेश्चन एक बार देखें, इससे पीछे वाली क्लास आप देखें तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा कि चूंकि R ग्रेटर देन ए, इसका मतलब R की वैल्यू बहुत बड़ी है A से, तो A को हम नगण्य मान लेंगे, मतलब 0 के बराबर मान लेंगे। तो 4πε0 P अपॉन आर की स्क्वायर, और उस पर पावर है 3/2। अब ये 2 से 2 तो कट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, E वेक्टर बराबर में 1/4πε0, और P अपॉन आर की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन आपका निरक्षीय स्थिति था। 2020 में अच्छी स्थिति आपका आ चुका है, तो हो सकता है कि अब की बार आपको निरक्षीय स्थिति एग्जाम में देखने के लिए मिली, ठीक है भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास समझ में नहीं आती तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखोगे तो क्लास आपको समझ में जल्दी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। चित्र जैसा कि आपको दिख रहा है, आप चित्र बना सकते हो, ठीक है भाई। ये ई आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने -q + q चार्ज किया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने 2a मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी परिभाषा आप पीछे देख चुकी है। उसके बाद आपको जो इस चित्र के बारे में भाषा लिखनी है वो क्या लिखनी है, तो वो देखें जरा। यहाँ पे क्या है, 2a sin थीटा, जो कि आपका क्षैतिज घटक है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा, माना कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान, माना कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत बल, विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E के कारण, कैपिटल E के कारण, कैपिटल E वेक्टर आएगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा दिशा बताता है, के कारण आवेश +q पर बल F बराबर QE है, ठीक है। तथा -q पर, -q आवेश पर बल F बराबर QE है, ठीक है। दोनों पर बल तो आपका समान है, लेकिन दिशा इनकी कैसी है, विपरीत है। F बराबर Q है, परंतु दिशा विपरीत है। कैसे करके, यहाँ पे देखो, ये इस साइड है F बराबर Q, ठीक है, और ये वाला आपका इस साइड है F बराबर Q। तो दिशा आपस में दोनों की कैसी है, विपरीत है। तो यहाँ पे लिखोगे आप बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच, बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की
लंबवत दूरी, पिच की लंबवत दूरी, ये सूत्र है भाई बल आघूर्ण का, ठीक है। तो हमने लिखा टाउ बराबर, अब यहाँ पे बल, बल आपका कितना है भाई, एफ है, इंटू लंबवत दूरी कितनी है, 2a साइन थीटा, जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे लंबवत दूरी ये रही, ठीक है, लंबवत दूरी। तो यहाँ पे एफ का मान आपको पता है क्यू ई है, इंटू में 2a साइन थीटा है आपका, ठीक है। तो अब इसी में थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ, कैसे करके, कि 2a इंटू में क्यू और ई साइन थीटा, ठीक है। अब 2a इंटू क्यू ये आपको पता है ये होता है पी, तो पी ई साइन थीटा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पी क्रॉस ई, ठीक है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे चूंकि लगा के लिख भी सकते हो कि 2a इंटू में क्यू ये होता है आपका पी, ठीक। तो ये आज के आपके दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, हालांकि क्वेश्चन तो एक और भी है, ठीक है, समांतर प्लेट का, लेकिन आज टाइम कम की वजह से क्वेश्चन आपका नहीं कराया जा रहा। समांतर प्लेट आपका कल कराया जाएगा। तो क्लास आपकी 4 बजे से होती है डेली, आज थोड़ी सी क्लास आपकी लेट हुई है, ठीक है, लेकिन कल से आपको एक्यूरेट टाइम पे क्लास होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग लाइक कर दें, जितने लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को एक बार शेयर भी किया करें, जिससे आपको और भी क्लासें समय पर मिलती रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।